इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में कि सी लैंग्वेज में हम फंक्शंस का कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो मैं कोड ब्लॉक्स IDE ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड ब्लॉक्स IDE है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कोड ब्लॉक्स IDE ओपन हो चुका है। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि सी लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो पहले एक मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको शो होगा एम्प्टी फाइल। तो एम्प्टी फाइल पर आकर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमने इस फाइल को सेव भी करना है। सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ शॉर्टकट की भी Ctrl+S की यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तो फाइल पर आकर क्लिक करें तो सेव फाइल पर आकर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर आकर सेव फाइल पर आकर क्लिक करूँगा। तो मैंने सेव फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये एक विंडो सामने शो हो गई है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर फाइल का नेम लिखना है। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल का नेम लिख देता हूँ, program21.c, और अब यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। एक बात याद रहे कि ये जो डॉट से पहले मैंने लिखा है ये फाइल का नेम है, और ये डॉट के बाद जो मैंने लिखा है ये एक्सटेंशन है। यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो सी रखनी है, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करने से। तो मैंने ये सेव पर क्लिक किया तो ये फ़ाइल सेव हो चुकी है program21.c के नेम से। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है program21.c। सो सबसे पहले हमने प्रोग्राम में क्या करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करनी है यूजिंग #include। यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स डालेंगे और यहाँ पर हेडर फाइल दी जाएगी। हेडर फाइल मैं यहाँ पर दूंगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इसका क्या तरीकाकार है, stdio.h लिखेंगे। ये stdio का मतलब ही यहाँ पर यही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब है ये एक हेडर फाइल है। अब यहाँ पर आकर मैं मेन फंक्शन दूंगा। अब मेन फंक्शन में हम कोडिंग करेंगे। अब फंक्शन को समझने के लिए कि फंक्शन होता क्या है, उससे पहले मैं एक कोड लिखूंगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उस कोड को बाद में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कोडिंग कर ली है। तो इस कोडिंग का मतलब क्या है कि इस कोडिंग में क्या होगा, जैसे ही इसको मैं आउटपुट इसका सामने आपको शो करवाऊंगा तो आपको क्या होगा जी, सबसे पहले ये आउटपुट में आएगा कि एंटर अ नंबर, कि एक नंबर एंटर किया जाए। जैसे ही एक नंबर एंटर किया जाएगा स्कैनएफ की मदद से, वो नंबर किस में इनपुट होगा, जाहिर सी बात है नम वाले वेरिएबल में। और नम वाला वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर टाइप डेटा टाइप वाला वेरिएबल है नम। अब इसमें एक नंबर स्टोर होगा नाम में। तो जैसे नंबर स्टोर होगा तो यहाँ पर एक लूप एग्जीक्यूट होगा जो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक इंटीजर टाइप मैंने वेरिएबल दिया है यहाँ पर फॉर लूप में, और यहाँ पर 1 है उसकी वैल्यू, और ये आई की जो वैल्यू 1 है ये लेस देन और इक्वल टू 10 के है। मीन्स कि ये 10 टाइम्स कंडीशन ट्रू होगी। तो जाहिर सी बात है 10 टाइम्स कंडीशन ट्रू होगी और लूप की जो बॉडी है वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो फिर लूप की बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वाली। तो अब इस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहले एक नाम शो होगा, जाहिर सी बात जो नंबर एंटर किया है। अगर मैंने 3 नंबर एंटर किया तो यहाँ पर 3 शो होगा, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल शो होगा, फिर उसके बाद स्पेस डालने के बाद ये आई की वैल्यू शो होगी। जाहिर सी बात है पहली मरतबा इसमें 1 शो होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर यहाँ पर इक्वल और आएगा आउटपुट में, और यहाँ पर %d की मदद से नम मल्टीप्लाई बाय आई, मीन्स के इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर शो होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3,
फिर नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर सी बात है आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू अब क्या है हमारे पास है 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू शो होगी, नम मल्टीप्लाई बाई आई, तो आई में अब वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब इसका आंसर आएगा 3 टू द 6। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, 3 टू द 6 मीन्स कि ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है आउटपुट में क्या शो होगा, 3 का टेबल शो होगा, कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। तो सो इसके आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पर बिल्ड एंड रन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर मैं 3 ही एंटर करता हूँ और एंटर मैं प्रेस करने लगा हूँ। एंटर जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15 एंड सो ऑन 3 10 द 30 तक शो आपको हो रहा है। तो ये था टेबल के हवाले से। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो कंप्लीट टेबल आया है, तो अगर मैं इसको एक मरतबा फिर से प्रिंट करना चाहूँ कि आउटपुट में क्या हो कि एक मरतबा एक नंबर एंटर किया मैंने, तो दोबारा फिर से आउटपुट में आना चाहिए कि एक नंबर एंटर किया जाए तो एक और टेबल प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर एरर है क्योंकि सेम टाइप वेरिएबल्स नहीं दे सकते हम। यहाँ पर num1 मैं कर देता हूँ और यहाँ पर भी num1 कर देता हूँ और यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है चेंज करना पड़ेगा। और अब मैं इसे बिल्ड एंड रन करता हूँ, दैट्स सी। तो यहाँ पर मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ नंबर एंटर करता हूँ 7। अब 7 का टेबल शो हो रहा है और नीचे फिर एक मरतबा आ रहा है एंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ पर 8 एंटर करता हूँ तो 8 का टेबल शो होगा और यहाँ पर प्रोग्राम अब टर्मिनेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो ये विंडो टर्मिनेट हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने कोड लिखा था तो मुझे अगेन इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ा था ताकि 2 मरतबा ये नंबर ये टेबल प्रिंट हो कि पहली मरतबा कोई भी नंबर एंटर करें उसका टेबल आए, फिर नेक्स्ट टाइम एक नंबर एंटर किया जाए फिर उसका टेबल आए उसको प्रिंट किया जाए। अब यहाँ पर फंक्शन का रोल आता है। अब फंक्शन का क्या रोल है, जब कभी हमें एक ही स्टेटमेंट या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को कॉल करना होता है तो हम उसको एक फंक्शन के अंदर रख देते हैं और जस्ट फंक्शन के नेम को कॉल करते हैं। वो जितना भी कोड होता है, वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब वो कैसे इंप्लीमेंट होगा प्रैक्टिकली अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। वैसे तो हम कहते हैं फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड डेट हैव अ स्पेसिफिक नेम एंड व्हेन एवर वी कॉल इट देन द ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूटेड। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं अरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन अब कैसे बनाना है, हमने सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप देनी है। रिटर्न टाइप आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं वॉइड लिखता हूँ। वॉइड का मतलब यह है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। यहाँ पर आप इंट भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं और इसके अलावा डबल भी दे सकते हैं, कैर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी कोई रिटर्न नहीं करवानी वैल्यू, सो मैंने यहाँ पर वॉइड लिख दिया कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम रखूँगा। फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं लेकिन कोशिश करें रिजर्व वर्ड्स को ना रखें या कीवर्ड्स को ना रखें। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ टेबल। टेबल के नाम से मैंने फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पर पैरामीटर्स, यहाँ इसको हम कहते हैं, ये जो पैरेंथेसिस दी हैं इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो आप पैरामीटर्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अभी फ़िलहाल मैं पैरामीटर्स नहीं दे रहा। यहाँ पर हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे और इस बॉडी के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो ये जो बॉडी है इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। जब कभी ये फंक्शन कॉल होगा तो इस बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो सो मैं यहाँ पर वो जो मैंने कॉपी किया हुआ मैं पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि कट किया था, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देख भी सकते हैं
अब इसका काम क्या होगा, सिंपल है कि जब कभी मुझे टेबल की ज़रूरत पड़ेगी मैं टेबल वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब फंक्शन का नेम क्या है मेरे पास, टेबल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी कि यहाँ पर टेबल और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देता हूँ और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि एक नंबर एंटर किया जाए और उसमें नंबर एंटर किया जाएगा और फ़ौरन से क्या होगा जी, उसका टेबल प्रिंट होकर आ जाएगा। मैंने एक मरतबा मेन फंक्शन में कॉल की ना, ये बात याद रखें, कोई भी प्रोग्राम जो है ना उसकी जो एग्जीक्यूशन शुरू होती है वो मेन फंक्शन से शुरू होती है। ये चाहे जो मर्ज़ी आप ऊपर करते रहें, ठीक है, आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से शुरू होगी यहाँ से। तो इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया हुआ है टेबल का फंक्शन। तो सो लेट्स सी क्या आंसर आता है। सो मैं यहाँ पर इसको बिल्ड एंड रन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर आ नंबर यहाँ पर आ रहा है। हालांकि मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी है टेबल, तो आगे पैरेंथेसिस मतलब कि उस फंक्शन का नाम डाल दिया। तो यहाँ पर मैं कोई भी टेबल का नंबर लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखता हूँ तो 5 का टेबल आ गया। तो जैसे मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल की, ये फंक्शन है, ये फंक्शन को मैंने और फंक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है, ये फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया और ये फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन और ये फंक्शन की डेफिनेशन। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ होती है प्रैक्टिकली लेकिन उनको इन टर्म्स का नहीं पता होता। ये जो चीज़ होती है फंक्शन की, ये वाली आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है और फंक्शन सिग्नेचर भी कहा जाता है। और ये नीचे जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो नज़र आ रही है जिसको हम बॉडी भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन को कॉल किया मेन फंक्शन के अंदर टेबल नाम के फंक्शन को, ये है वो, जैसे मैंने ये टेबल नाम के फंक्शन को कॉल किया तो इस टेबल पर कंट्रोल आया फंक्शन पर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया नाम के, फिर प्रिंट एफ के ज़रिए आउटपुट में शो करवाया गया कि एंटर नंबर, फिर उसी तरह से एग्जीक्यूशन हुई है। आपको आई होप पता होगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, लूप्स वगैरह की, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये होता है। तो अब देखें इसमें सिर्फ एक मरतबा ही आउटपुट में एक ही टेबल आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर एक 7 एंटर किया, 7 का टेबल और प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। अब कभी मुझे ज़रूरत है कि एक और नंबर एंटर किया जाए और उसका भी टेबल आए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं टेबल का नेम अगेन लिखता हूँ, टेबल लेंज। अब ये जो फर्स्ट टाइम कॉल की जाएगी टेबल के फंक्शन को यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही इसका कंट्रोल ख़त्म होगा फिर से इस टेबल के फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। 2 मरतबा कॉल होगी फंक्शन की। लेट्स सी आंसर आपको आई होप पता होगा अब क्या होगा, 2 मरतबा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 6, तो जाहिर सी बात है 6 का टेबल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का टेबल आ गया और फिर से आगे से आ रहा है एंटर नंबर, क्योंकि पहली मरतबा टेबल को कॉल हुई है टेबल फंक्शन को, तो ये यहाँ पर मैंने 6 का टेबल प्रिंट करवा दिया। तो ये अगर अगेन फिर से टेबल वाले फंक्शन को कॉल हुई है और यहाँ पर मैं अगर करवाना चाहूँ 4 का टेबल प्रिंट, तो 4 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं तो ये 4 का टेबल प्रिंट हो गया। आई होप के आपको समझ आ गई होगी कि ये फंक्शन का क्या रोल होता है। फंक्शन से ऐसा होता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड हमें पता है कि प्रोग्राम में इसको बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो बार बार लिखते नहीं है, उसको एक फंक्शन में लिख देते हैं, जब कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो नहीं तो हम कॉपी पेस्ट करते जाएं तो वो तो प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा ना। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है फंक्शन का कि प्रोग्राम इससे लेंथी नहीं होता। हम जो बार बार यूज़ होने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको एक फ़ंक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर लेते हैं। फंक्शन को ही हम मॉड्यूल भी कहते हैं। तो उस फंक्शन को जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पर ये फंक्शन की कॉल हो रही है और जैसे ये फंक्शन की कॉल होगी तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा और उसके बाद उसकी डेफिनेशन पर कंट्रोल आएगा फंक्शन की, और डेफिनेशन के अंदर जो जो लिखा होगा, जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो फंक्शंस का ये फ़ायदा भी होता है कि हम प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे प्रोग्रामिंग जो होती है वो उससे फास्ट भी हो जाती है। जो सोर्स कोड होता है, मींस के जो ये जो फाइल पर जो मैं काम कर रहा हूँ, जो सोर्स कोड है
जिसको ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, मतलब कि इंसान समझ सकते हैं, तो उसको हम सोर्स कोड जो कहते हैं वो इजी भी हो जाता है, उसको समझना भी आसान हो जाता है। अगर हम बार बार कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा, वो समझना मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट के ये हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ये माइनस वाले बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, जो कोलैप्स हो गया यहाँ पर। तो ठीक है, इसको कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लाइन नंबर 4 है ना, तो ये लाइन नंबर 15 है, ये बीच में आ गई है ना यहाँ पर कोलैप्स। अगर नज़र ना आना आ रहा हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये टेबल वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, तो आई होप कि आपको फंक्शंस के बारे में क्लियर होगा कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, मींस के फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शंस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और साथ में जाते जाते आपको एक अहम बात बता दूं, सी लैंग्वेज में जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना, बल्कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया। जो फंक्शंस हम खुद लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो फंक्शंस हम प्रोग्राम के अंदर खुद लिखते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर ने खुद डिफ़ाइन किए होते हैं वो फंक्शन। तो यूज़र जो फंक्शंस खुद लिखता है ना प्रोग्राम के अंदर, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जो पहले से ही बने बनाए मिलते हैं, हमें पहले से ही फंक्शन डिफ़ाइन होते हैं, तो उसको उन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। नाम से जाहिर है बिल्ट इन, जो पहले से ही बिल्ट है, जो पहले से ही बने बनाए फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो पहले से ही बने बनाए फंक्शन होते हैं। अब वो कौन से फंक्शन है, अब देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ आपको नज़र आ रहा है, तो ये प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी लिखते हैं आउटपुट में आ जाता है। तो हमने तो प्रिंट एफ को कहीं पर डिफ़ाइन नहीं किया, तो बस हम लिखते हैं और आउटपुट में आ जाता है। इसकी कोडिंग भी तो कहीं ना कहीं हुई होगी प्रिंट एफ की, ठीक है ना, प्रिंट एफ फंक्शन की। तो ये इस प्रिंट एफ की कोडिंग जो है ना, दरअसल इस फाइल के अंदर हुई है, इस हेडर फाइल में stdio.h वाली फाइल के अंदर इस फंक्शन की कोडिंग हुई है प्रिंट एफ फंक्शन की। तो जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, जबकि ये जो टेबल फंक्शन मैंने बनाया है ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। आई होप कि आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन में डिफरेंस का समझ आ गया होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो स्कैनएफ फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। आई होप कि आपको पता होगा कि ये बिल्ट इन फंक्शन है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं, इस स्कैनएफ बिल्ट इन फंक्शन है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह से हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जो हेडर फाइल stdio में इंक्लूड होते हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट में नहीं बताया कि स्कैनएफ फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो चले मैं अभी बता देता हूँ। स्कैनएफ फंक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। जाहिर सी बात है ये stdio फाइल के अंदर डिफ़ाइन है और हमने तो इसकी कोई कोडिंग नहीं की, इसका कोई फंक्शन नहीं बनाया, ये पहले से बनाया फंक्शन है जो कि stdio में है। अगर आपको फंक्शंस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।